खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आम आदमी पार्टी में मचा खलफशार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी में इल्जामात का दौर जारी है। अपने ऊपर लगे इल्जामात पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने केजरीवाल से कई सवाल पूछे हैं। योगेंद्र यादव ने पार्टी के अंदरूनी लोकपाल रिटायर्ड एडमिरल रामदास से अपने खिलाफ जांच करने की बात कही है। उधर अंजलि दमानिया ने अंदरूनी लड़ाई से तंग आकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सवाल कई हैं। साफ शफाफ शबीह रखने वाली पार्टी को आखिर हो क्या गया है? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी से निकाले जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? इसके अलावा हम बात करेंगे दीमापुर के वाकयात की। दीमापुर की वारदात पर नागालैंड सरकार की रिपोर्ट से सारा मामला उलट गया है। वजारत दाखिला को भेजी अपनी रिपोर्ट में नागालैंड सरकार ने साफ किया है कि जिस रेप के इल्जाम में एक नौजवान को मार डाला गया वो रेप हुआ ही नहीं था। क्या इस वाकये को कम्युनल रंग देकर शरीफ खान को मारा गया था? क्या नागालैंड में अकलियत महफूज नहीं है? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ चंद लीडरान गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और बीजेपी के लीडर आतिफ रशीद भी शामिल हो रहे होंगे और दरमियान में हमारे साथ कई और मेहमान भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आम आदमी पार्टी में खलफशार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपने ऊपर लगे इल्जामात पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने सफाई दी है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने पार्टी के अंदरूनी लोकपाल रिटायर्ड एडमिरल रामदास से अपने खिलाफ जांच करने की बात कही है। वाज़ेह है कि कल पार्टी के 4 लीडरान ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ इल्जामात लगाए थे, लेकिन इधर दूसरा ग्रुप दिल्ली के एमएलएज के जरिए दस्तखती मुहिम चला रहा है। हालांकि कई एमएलएज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने के खिलाफ बताए जा रहे हैं और उन्होंने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि कईयों ने वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर दोनों लीडरान को हटाने पर गौर करने को कहा है। इन अराकीन असेंबली ने इंतखाबात में दोनों के किरदार की मजम्मत की। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से पहले ही निकाला जा चुका है और अब उन पर पार्टी से बाहर निकालने की तलवार लटक रही है। कल सुबह हमारे 4 साथियों ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद प्रशांत जी ने और मैंने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम लिखित में इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आज प्रशांत भूषण जी और मैं हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रति मैं आपको यहां उपलब्ध करवा रहा हूं। ये चिट्ठी ईमेल पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब पे रिलीज की जा रही है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। वहीं कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की कोशिशों और दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात के बाद दोबारा सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशों के इल्जामात पर केजरीवाल कैंप ने सफाई देने की कोशिश की है। हमारे एमएलए चुनाव नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो जाना चाहिए। उस वक्त अगर 6 कांग्रेस के एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और वो हमारे पार्टी के विधायकों के संपर्क में आए तो हमने अपने पार्टी के विधायकों से कहा कि अगर हमारी पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे, उन्हीं शर्तों पे समर्थन देंगे जो शर्तें हमने दिसंबर 2013 में सरकार बनाते हुए रखी थी, तो आ जाएं, हमारा समर्थन करें, जनता के लिए काम करें। उस वक्त सबसे बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर यह लग रहा था कि आपने सरकार से इस्तीफा क्यों दिया।
जनता में भी आक्रोश था। इस्तीफा क्यों दिया? काम बहुत अच्छा कर रही थी, आपने बेईमानी रोक दी थी, आपने एक ईमानदार सरकार दी थी, आपने बिजली के दाम आधे कर दिए थे, आपने पानी मुफ्त कर दिया था, और इस वक्त आप क्यों सरकार छोड़ के चले गए एक जन लोकपाल के मुद्दे पर? तो जनता के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी पार्टियों के एमएलए के संपर्क में थी, उनको प्रलोभन दे रही थी, उनको पैसे देकर उनको तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती थी, उसको रोकने के लिए जनता के हित में हमें लगा कि अगर कांग्रेस के एमएलए, उनको ये लगता है कि अगर आज आम आदमी पार्टी जो काम करना चाहती है, हमारे एजेंडे का समर्थन करना चाहती है, तो हमें वो बाहर से समर्थन दे दें। ये बात है और इसमें फिर से कह रहा हूं कि इस पर एक बार राष्ट्रीय चर्चा हो जाए। उधर आम आदमी पार्टी में जारी अंदरूनी लड़ाई में अब झटकों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के हालात से नाराज समाजी कारकुन और पार्टी लीडर अंजलि दमानिया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफे का फैसला किया है। इस मौके पर अंजलि दमानिया ने कहा कि हम यहां लड़ने नहीं बल्कि कुछ अलग करने की उम्मीद से आए थे। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब और बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब। इरफानुल्लाह खान साहब, जो हालात है आम आदमी पार्टी के, अभी जो भी लोग हैं, दिल्ली की आवाम ने बहुत जबरदस्त तरीके से वोट दिया था और हुकूमत बनाई थी, तमाम लोग कहीं ना कहीं से अफसुर्दा जरूर हैं, दुखी जरूर हैं। नहीं, ये बात सही है कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से आया है प्रेस में, उससे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन उसकी जो अंदरूनी हकीकत है उसे भी समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में पार्टी के अंदर अगर इतनी आवाज उठती है और अपनी बात रखी जाती है, तो मुझे लगता है कि उससे मजबूती आएगी किसी पार्टी को और किसी डेमोक्रेसी को। इससे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कम से कम एक पार्टी के अंदर खुली बहस तो हो रही है। बाकी पार्टियों में तो ये बिल्कुल देखने में भी कोई नहीं मिलता। पॉलिटिशियंस की बात नहीं की जाती, वर्कर्स की बात नहीं की जाती, किसी फोरम की बात नहीं की जाती। तो हमारे यहाँ कम से कम एक इतनी बात तो है, इसका तो लोगों को वेलकम करना। तो क्या इसे मुस्बत तरीके से लिया जाना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए तमाम लोगों को इसे? मुझे ऐसा लगता है जिस मरहले से पार्टी गुजर रही है, एक नई पार्टी है, उसमें इसको मुस्बत अंदाज में ही लेना चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए और उसके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए कि उसके रिजल्ट नजर आएंगे, नताइज जो बरामद होंगे, मुझे लगता है बहुत खुशाइंद होंगे पार्टी के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए इरफानुल्लाह खान साहब। आतिफ रशीद साहब बीजेपी लीडर मौजूद हैं। आतिफ रशीद साहब, आप पर हमेशा आम आदमी पार्टी का हमला होता रहा है तमाम चीजों को लेकर, अब आम आदमी पार्टी में जो हो रहा है उसे बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, मेरा मानना ये है, वैसे तो ये इनका जाति मामला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि केजरीवाल जी ने जिस वक्त आम आदमी पार्टी बनाई थी, वो बेसिकली जन लोकपाल का मुद्दा बनाकर एक पार्टी बनाई थी और केजरीवाल जी ने हर मंच से एक बात कही थी कि हम अपनी पार्टी में भी एक इंटरनल लोकपाल बना रहे हैं और उन्होंने किसी को लोकपाल बनाया था। मैं आपके इस मंच के माध्यम से एक सवाल आम आदमी पार्टी से करना चाहता हूं। जी जी जनाब, आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत भूषण जी को और योगेंद्र यादव जी को आप पार्टी से निकाल रहे हैं, आप पीएसी से बाहर कर रहे हैं, वो आपका अपना निजी निर्णय है, लेकिन आपने इसमें उनके खिलाफ कोई निर्णय लेने से पहले लोकपाल के निर्णय का, अपने इंटरनल लोकपाल के निर्णय का क्यों इंतजार नहीं करा? आप लगातार ये आरोप लगाते रहे, लगातार ये कहते रहे कि हमने पार्टी में भी इंटरनली लोकपाल। आपने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है आतिफ रशीद साहब, उसका जवाब जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप फोन लाइन पर बने रहिए। स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, बीजेपी के अपने सवालात हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो हो रहा है, और इरफानुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि इसे बिल्कुल मुस्बत और पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए। नई पार्टी है, चर्निंग के स्टेज से गुजर रही है और सब कुछ अच्छा होकर ही बाहर आएगा। देखिए, इरफानुल्लाह साहब जो कह रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन किसी भी पार्टी में जब इस तरह की बात होती है तो वो मजबूती कभी नहीं लाती, उससे पार्टियां कमजोर होती हैं। चाहे वो जनता दल में हुआ हो जब नीतीश और लालू अलग हुए, या
अभी का जो मामला चल रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं भीरगू फुकन और प्रफुल्ल महंता की बात याद दिलाता है। जिस तरह से दोनों एक साथ थे, एक साथ आकर के एक मूवमेंट के जरिए एक पार्टी बनाई, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच करके मैदान में आ गए। तो इससे ये बात कहना कि इससे पार्टी मजबूत होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल को बहलाने वाली बात है। ऐसा नहीं है, पार्टी में कमजोरी आ रही है और पार्टी कहीं ना कहीं टूट के कगार पे खड़ी हुई है, ये बात भी मानना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितनी अच्छी उम्मीदों से, जितनी बड़ी उम्मीदों के साथ ये पार्टी आई थी, वो ऐसी क्या वजह हो गई कि एकदम ही से एकाएक ये सारी चीजें हो गई। मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप दूसरी पार्टीज का भी इतिहास देखें, जैसा मैंने कहा कि लालू और नीतीश अलग हुए, उसी तरह से प्रफुल्ल महंता भृगु फुकन अलग हुए, उसी तरह बहुत सारे ऐसे मिसालात हैं। तो ये लगता है कि जब एक नई चीज कुछ होने लगती है तो कहीं ना कहीं कोई ताकतें ऐसी होती हैं जो इनमें फूट डालने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। क्या ऐसा कुछ मामला है या इन लोगों में अपना खुद का इंटरनल कंट्राडिक्शन है? मुझे दोनों चीजें लग रही हैं। कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्राडिक्शन भी है इनकी पार्टी में, और दूसरा ये कि कुछ और बाहरी ताकतें भी हैं जो इसको और हवा दे रही हैं। जो भी है खालिद, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं पूरे तौर पे आम आदमी पार्टी की जो एक नई पार्टी है उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा जिस तरह से एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, कभी चिट्ठी किसी की सामने आती है, कुछ और भी हैरत अंगेज कुछ स्टिंग, हैरत अंगेज कुछ रेवोल्यूशंस अगर होते हैं इस पूरे कोर्स में तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जहां तक सवाल है प्रशांत भूषण का, ये सरकार बनाने की बात का कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी, तो ये बात मुझे बहुत कोई नई नहीं लगती है। आपको याद होगा कि पहले भी ये बात आती रही है मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के एमएलए बात कर रहे थे, फिर ये आया कि नहीं कांग्रेस के एमएलए आम आदमी पार्टी के भी टच पे है, और इस पे कई बार टीवी डिबेट भी हो चुका है। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात है, और आशीष खैतान ने ये बात कह भी दी कि हाँ उसको बातचीत हुई होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन इनकी इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, इंटरनल जो टूट फूट हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। उनको अभी भी वक्त रहते इसको संभालना चाहिए। जी इरफानुल्लाह खान साहब, वक्त रहते संभालना चाहिए, बहुत खुशाइंद बात नहीं है। सैयद फैसल अली साहब बोल रहे हैं, और जो सवाल बड़ा खड़ा कर रहे हैं आतिफ रशीद साहब कि लोकपाल का सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे अहम इशू था जिसकी बुनियाद पर पार्टी की तश्कील हुई थी, तो इंटरनल लोकपाल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? और लोकपाल का इशू भी कहीं ना कहीं से पुष्ट पलता जा रहा है आम आदमी पार्टी के एजेंडे में। नहीं, वो तो सरे फहरिस्त है हमारे यहाँ, और आप देखेंगे लेकिन अमली तौर पर नजर नहीं आ रहा है। अब आवाम में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि लोकपाल का मामला कहां गया? नहीं, देखिए लोकपाल एक कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, एक मजबूत लोकपाल बनना चाहिए। नहीं, इसमें खालिद मैं एक बात कहूंगा, मैं इसमें एक बात कहूंगा, इरफानुल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि सैर फहरिस्त होगा, लेकिन अभी तुरंत सवाल नहीं करना चाहिए लोकपाल का, इसलिए कि अगर जन लोकपाल की बात कर रहे हैं वो फैसल भाई मैंने एक बात कही नहीं, आप जो आतिफ जो साहब आपने जो बात कही है, आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है मुझे कि हमने अपनी पार्टी में लोकपाल बना रखा है, लोकपाल हर निर्णय ले रहा है। तो आपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ पीएसी से बाहर निकालने से पहले आपने क्या लोकपाल की राय ली? नहीं, बिल्कुल सही। ये आतिफ साहब, ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल जायज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये इनको जवाब देना चाहिए इरफान साहब को कि भाई अंदर जब एक एडमिरल रामदास साहब हैं, इंटरनल लोकपाल हैं, तो उनसे पहले जांच करवा लेते, उनकी रिपोर्ट आती, उसके बाद पीएसी से हटाते, ये जो करते वो एक दूसरी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोकपाल की बात है जिसपे ये मूवमेंट बना था, इनके पार्टी के लोकपाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस पर अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी इनसे सवाल करना, इसलिए कि अभी सरकार बने हुए 1 ही महीना। जी इरफानुल्लाह खान साहब, आपसे जवाब जानना चाहेंगे, इंटरनल लोकपाल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले जो पीएसी से बाहर किया गया? नहीं, लेकिन लोकपाल के दायरे को समझना चाहिए कि लोकपाल का जो इंटरनल हमारा लोकपाल है पार्टी का, उसका दायरा क्या है? उसका दायरा बहुत महदूद है, और वो अगर किसी पर कोई चार्जेस है, क्रिमिनल केसेस है, पॉलिटिकल मामलात के लिए वो नहीं है। पॉलिटिकल मामलात के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है किसी पार्टी की, नेशनल काउंसिल होती है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। मुझे लगता है उसी के फैसले कतई शक्ल अख्तियार करते हैं और वही फाइनल होते हैं। तो वहां तो पॉलिटिकल फैसले हुए हैं, पॉलिटिकल मामलात में और पॉलिटिकल लेवल पर कोई करप्शन के चार्जेस तो किसी पर है नहीं जो लोकपाल के पास जाएंगे। लेकिन अब कहा है, लोगों ने आज कहा है कि लोकपाल के पास भी कुछ चीजें जानी चाहिए जो हमारे। लेकिन इरफानुल्लाह खान साहब, जिस तरह से एमएलए दो खेमे में बंटते नजर आ रहे हैं, कुछ एमएलए की राय है कि इन दोनों को, प्रशांत भूषण और इनको योगेंद्र यादव को बाहर कर देना चाहिए, और कुछ एमएलए ने हिमायत में खत लिखा है अरविंद केजरीवाल को। देखिए,
देखिए ये तो ये जब हमारा कुछ इस तरह के सिस्टम राइज हो गया है कि हर फोरम को बोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं लोग और उन्हें इस तरह से आगे निकलकर नहीं आना चाहिए। जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग तय है तो नेशनल काउंसिल का इंतजार करना चाहिए कि नेशनल काउंसिल में क्या फैसला होता है। मुझे लगता है कि चीजों को प्रेसिपिटेट ना करें लोग तो ज्यादा बेहतर है पार्टी के लिए। अंजलि दमानिया आपकी लीडर हैं, आप बड़ी सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ दिया कि जिस मकसद से वो इस पार्टी में आई थी, शुरुआती दौर से जुड़ी थी, वो मकसद ही अब लगता है फौत हो चुका है उसका, तो इस वजह से वो पार्टी से अफसुर्दा होकर छोड़ रही हैं, नाउमीद होकर छोड़ रही हैं पार्टी को। बहुत बहुत अहम है हमारे लिए और बहुत हसास है। वो पहले भी एक मरतबा इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट वगैरह किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो इशू कल से आया है और आज आया है, खासतौर से कांग्रेस को लेकर, जी हमें उसे उस अंदाज में देखना चाहिए, उस कंटेक्स्ट में कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी समझने में। वो पार्टी जो भंग करके विधानसभा को इलेक्शन कराना चाहती थी, उस पर ये इल्जाम लगाएं कि वो खरीद फरोख्त करके इलेक्शन मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। मुझे लगता है वो बेईमानी होगा जी। और क्या ये जो बातें सामने आ रही जो कांग्रेस के साथ हुकूमत क्यों मिलकर बनाई, क्या और 49 दिन के बाद इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, क्या यही मामलात हैं जिसकी वजह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लीडरान नाराज हैं, या कुछ और भी है? आतिफ रशीद साहब, आपको क्या लगता है, आप बाहर बैठे क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है खालिद भाई कि इस सारे एपिसोड में, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का, जिसमें साफ आप उसे देख सकते हैं कि केजरीवाल जी ने ये कहा है कि किसी भी तरीके से, अब वो तरीके क्या है उन पर उनको खुलासा करना चाहिए, जी उनको जवाब देना चाहिए। और ये अभी योगेंद्र यादव जी का और प्रशांत भूषण जी का जो पार्टी में एपिसोड चल रहा है, इस पूरे एपिसोड पे अरविंद केजरीवाल जी खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। मैं पहले भी आपके मंच से कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने आगे बढ़ाया है। शायद ऐसा लगता है आतिफ रशीद साहब के वो इंस्पायर हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब से और खामोशी अख्तियार कर ली है। मुझे तो आपकी इस बात में कोई दम लग नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत सारे अहम इश्यूज पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। जो मामला नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी हर उस मामले को क्लियर करते हैं। जी ये मामला स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल का हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना होगा। जी ये आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरानों ने खुलकर ये इल्जाम लगाया है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी को पार्टी से बाहर निकालने का इशारा अरविंद केजरीवाल जी का है। तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर जवाब देना चाहिए। चलिए हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की खामोशी के सामने सवालिया निशान लगता है। जी बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा होता है। सईद फैसल अली साहब से जानते हैं, सईद फैसल अली साहब आखिर क्यों खामोश अरविंद केजरीवाल, क्यों अपनी लबकुशाई नहीं कर रहे हैं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल सही बात है जो आतिफ साहब बात कह रहे हैं कि जब बात एकदम बिल्कुल सीधे सी बात है कि प्रशांत भूषण साहब और योगेंद्र यादव साहब के मामले में ये बिल्कुल तय है कि उनको अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि पीएससी में रहे, और इन्होंने उस बात को एकदम बिल्कुल वाजे कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं देखना है इन दोनों को। जब इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं और कही जा रही है बात, एक बात इस बात को भी याद रखिए खालिद कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों संजीदा लोग हैं। ठीक है, पार्टी में आए तो हर आदमी पार्टी में पॉलिटिक्स में आने के बाद एक तरह का हो जाता है, लेकिन उनकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी है। और मैं इरफानुल्लाह साहब के जरिए ये बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि ये दो लोग संजीदा लोग हैं और इनकी मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी जरूर है। कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये पीआईएल के मास्टर रहे हैं प्रशांत भूषण साहब, कितनी बार इन्होंने पार्टी के फोरम के लिए लड़ाई लड़ी है, और अब ऐसा ना हो कि पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़े तो इनके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा ये मामला। और जाहिर सी बात है जब अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनसे लोग लीडरशिप की तवक्को करते हैं कि लीडर है तो सामने से आके कहे कि हाँ ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे, संजीदा लोग हैं या जो भी हैं अच्छे, लेकिन पूरे तौर से मुलविस थे पार्टी को तोड़ने में, पार्टी के खिलाफ साजिश करने में, और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। उनकी खामोशी कहीं ना कहीं इस मसले को और बढ़ा रही है, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि वो अपना इलाज कराने नेचुरोपैथी से गए हैं, वहां से लौट के आए तो कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की उम्मीद लोगों को थी आम आदमी पार्टी से वो कहीं ना कहीं टूटी है। और ये इसमें मैं योगेंद्र यादव की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये लोगों का को एक सपना, एक कहीं ना कहीं एक जो नई जो पार्टी है वो जो रिवायती पार्टियों से अलग है,
ये बात लोगों को समझाई थी। उन लोगों का हजारों लाखों लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, जो चलिए आप दिल्ली में तो सत्ता में आ गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेवोल्यूशन की तलाश में यहां पे आए थे, उनको धक्का लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जी, इरफानुल्लाह खान साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या अरविंद केजरीवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल अब एक दूसरी जो दीगर पार्टियां हैं जिन पर आप ही की पार्टी और अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे, उन लीडर, उन पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है, एक सियासतदान वाली, मंझे हुए सियासतदान वाली खामोशी? नहीं, देखिए, जब लोग बाहर आते हैं और अखबारात में बयान देते हैं, टीवी पर बयान देते हैं, लोग कहते हैं कि सब बाहर आ गए, और तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब नेशनल काउंसिल का इंतजार कर रहे हैं और नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद सारी चीजें बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी, और जो उनका कायदाना रोल है अरविंद केजरीवाल साहब का, वो भी वाज़ेह तौर पर लोगों के समझ नजर आएगा और लगेगा कि वो पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं और इत्तेहाद रखना चाहते हैं पार्टी में, और जो उम्मीदें वाबस्ता लोगों ने की है उन पर खरा उतरना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्द नजर आएगा वो। मुझे एक बात कहूंगा यहाँ पे खालिद, कि एक बात और है कि जो योगेंद्र यादव का और प्रशांत भूषण का जो खेमा है, अगर कोई खेमा उनका है या कुछ लोग उनके हिमायती हैं, तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि आइडियोलॉग में और लीडर में फर्क होता है। वो आइडियोलॉग जरूर हो सकते हैं, लेकिन वोट जो दिल्ली में मिला बिला शुबह वो केजरीवाल के नाम पर मिला, तो केजरीवाल का कद बड़ा जरूर है और इन लोगों से बड़ा है कि वो 67 एमएलए को जिता के लाए। तो इस बात को, उस खेमे को भी समझना चाहिए और उनको मेरे ख्याल से उनकी क्यादत में काम करते रहने में ही इन लोगों की भलाई। जी, यानी पार्टी में एक लीडर का रोल अलग होता है, थिंक टैंक का रोल अलग होता है, यह भी समझने की जरूरत है और इन तमाम लोगों को समझना होगा। और जिस उम्मीद से आवाम ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बनाई थी, हम चाहेंगे कि वो उम्मीदें बरकरार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ रशीद साहब और इरफानुल्लाह खान साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि दीमापुर में जो आबरूरेजी का मामला सामने आया था और जिसके इल्जाम में एक बेगुनाह शख्स को खींचकर जेल से बाहर लाकर उसका कत्ल कर दिया गया, उसे चौराहे पर लटका दिया गया, उस सिलसिले में नागालैंड की हुकूमत ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी है कि उस तरह का कोई रेप हुआ ही नहीं। आखिर क्यों मसला इतना पेचीदा हुआ, क्यों उस बेगुनाह शख्स को खींचकर मारा गया, कौन लोग इसके पसे पुश थे, क्या चीजें कारफरमा थी इसके पीछे, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ चंद लीडरान शामिल हो रहेंगे फोन लाइन के जरिए। फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जी हाँ, किसान विकास पत्र वापस आ गया है। 100 महीने में निवेश दुगना, 2.5 वर्ष बाद भुगतान की सुविधा। संपर्क करें अपने नजदीकी डाकघर से। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सईद फैसल अली साहब और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं समाजी कारकुन और खास तौर से औरतों से मुताल्लिक इशूज पर जो मुतहरिक रही हैं शबनम खान साहिबा, और भी कुछ लीडरान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। दीमापुर की वारदात पर नागालैंड सरकार की रिपोर्ट से सारा मामला उलट गया है। वजारत दाखिला को भेजी अपनी रिपोर्ट में नागालैंड सरकार ने साफ किया है कि जिस रेप के इल्जाम में एक नौजवान को मार डाला गया वो रेप हुआ ही नहीं था। हालांकि यह मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। वाज़ेह है कि दीमापुर में आबरूरेजी के इल्जाम में गिरफ्तार एक मुलजिम को जेल तोड़कर पहले बाहर निकाला गया और फिर उसे लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मार डाला और लाश को चौराहे पर लटका दिया। इस मामले पर तरह तरह की बातें की जा रही थीं। हालांकि जराये के मुताबिक मुतासिर शख्स को जाती नाराजगी के तहत फंसाने की बात भी कही जा रही है। वहीं इस खित्ते में बांग्लादेशियों के खिलाफ भी नफरत का माहौल तैयार किया गया है। हालांकि खबर यह भी है कि यहां के बांग्ला बोलने वाले सभी लोगों का ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं होता। वहीं एक खबर पैसे के लेन देन से मुताल्लिक भी आ रही है। रिपोर्ट के बाद वहां की कशीदगी में और इजाफा हो सकता है क्योंकि इस मामले के खिलाफ पहले भी बंद किया जा चुका है। वहीं सरकार इस मामले में
3 पुलिस एहलकारों को लापरवाही के इल्जाम में मुअत्तल कर चुकी है। पुलिस हालात के काबू में होने का दावा कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, क्या कहेंगे दीमापुर के वाकयात के बारे में? कौन सा उसमें एंगल है, किस जाविये से देखा जाना चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है मामला, और जो नागालैंड हुकूमत की रिपोर्ट है वजारत दाखिला को, वो तो और चौंकाने वाली है। देखिए खालिद, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ भी जुर्म हो, कितना भी संगीन जुर्म हो, किसी को, पूरे माशरे को, सोसाइटी को ये हक नहीं दिया जा सकता है कि किसी को जेल से निकाल करके रोड पे इस तरह से उसका बेरहमी से कत्ल किया जाए। इसकी पूरे तौर पर मजम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि क्या इस तरह से मुल्क का निजाम चलेगा? जी। कोई उस पर मुअत्तल होना, ठीक है, एक आदमी को, 2 आदमी को आपने मुअत्तल कर दिया, लेकिन उस आदमी की जान चलेगी। तीसरी बात यह कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक तरह से देखा जाए तो ये कॉम्युनली सेंसिटिव हो गया है कि जो मरने वाला था वो एक खास फिरके का था, खास तबके का था, और उसकी वजह से लोगों ने शायद उसके साथ ये किया। अगर ये बात सच है तो ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले कई सालों से, 2-3-4 साल से आप देखें तो हिंदुस्तान में एक तरह का नया निजाम आया है, एक नई हवा, नई बयार चल रही है कि सारी चीजों को लेकर के लोग रोड पे आ जाते हैं। कोई जंतर मंतर पे बैठता है, कोई दूसरी जगह जाता है और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि लोगों ने खुद निजाम को अपने हाथ में लिया। ये सिस्टम की भी फेलियर है कि लोगों का अकीदा जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खत्म होता जा रहा है, इसलिए लोग ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी वजह हो, ये बहुत मजम्मत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये जो सिस्टरली स्टेट्स में, इसमें बांग्लादेशियों का जो इशू है वो कॉमनल इशू है। हर आदमी जो बंगाली बोलता है या बंगला बोलता है वो बांग्लादेशी हो, ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये बात बिल्कुल वाजे हो गई कि शरीफ खान जो मारा गया उसकी पूरी फैमिली इंडियन है और बहुत सारे लोग उसके आर्मी में भी मुलाजिम है, तो वो बांग्लादेशी नहीं था। लेकिन शायद भीड़ को इस बात को समझाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, और भीड़ को बल्कि उसका उल्टा कोई समझाने बताने वाला था कि ये ऐसा है, इसको मारो। जी, ये हुआ है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अब तो ये भी बात वाजे हो गई है कि रेप नहीं हुआ था, अगर कुछ हुआ था तो वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी, रेप नहीं था। इसके बाद जाहिर सी बात है सरकार कटघरे में है, वहां के लोग कटघरे में है, और आवाम के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या हम एक बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं, क्या हम इस तरह का निजाम चाहते हैं कि पूरे तौर पर अनारकी हो जाए, लोग आकर के सड़कों पर इस तरह से कत्ल गारत करें। ये बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। हमारे साथ शबनम खान साहबा, समाजी कारकुन, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। शबनम खान साहबा, दीमापुर के मामले को आप किस तौर पर देखती हैं, चूंकि आप खवातीन के इश्यूज से जुड़ी रही हैं, समाजी कारकुन हैं, कि जो मामला हुआ क्या उसके लिए सिर्फ 3 पुलिस वालों को मुअत्तल कर देना मामले का हल है, मसले का हल है, या किस जाविये से देखा जाना चाहिए, किस एंगल से देखा जाना चाहिए इस पूरे मामले को? खालिद भाई, सबसे पहले ये देखना होगा कि जब सब कुछ हो जाएगा तब 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। जब सब कुछ हो जाएगा, जब जनता अपने हाथों में कानून को ले लेगी, जब कानून का एक मजाक बनाकर देश में देखा जाने लगेगा, तब आप लोग इस तरीके की चीजों में जाएंगे। आपको जरूरत कब है ये सब चीजें करने की? तब आपको इस तरीके के अधिकारियों पर शिकंजा कसने की जरूरत है जो आराम से बैठकर सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते हैं। और जनता अगर इस तरीके की चीजें कर रही है तो ये भी अभी बड़े भाई बता रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जनता को इस तरीके की चीजें करने का मौका दिया ही क्यों जा रहा है? क्या हमारे देश की सरकारें खोखली हो गई हैं? क्या हमारे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो इतना कमजोर हो गया है कि बात चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल जनता को आवाज उठाने का अपना पूरा राइट। जिनकी शबनम खान साहबा, क्योंकि अब उस पूरे खित्ते में कहीं ना कहीं से इस तरह के मामला कॉमनली सेंसिटिव भी होते रहे, जहां बांग्ला स्पीकिंग कोई शख्स होता है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व, तो एक कॉमनल एंगल भी चलाता है। शायद वही चीजें कारफरमा थी इस मर्तबा भी। हवा देने का काम खालिद भाई सर कौन है? आप और हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ हमेशा उसको एक हीन दृष्टि से ही देखते हैं। क्यों इस तरीके की चीजें? सरकार के लिए तो जो इस देश में रहता है वो भारतीय नागरिक है। आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि वो हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था। और बांग्लादेश की हम बात करते हैं, सरकार की एक नीति आई कि बांग्लादेशियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाए।
फिर सरकार की नीति आई, क्योंकि वोट बैंक है, बांग्लादेशियों का वोट जायज है हमारे देश में, आप एक नीति क्यों नहीं लाते? रहने दिया जाएगा या उनका वोट लिया जाएगा? आपको इस चीज से भी देखना होगा। आप कोई भी चीज लेकर आते हैं देश की नीति के हिसाब से, लेकिन जी शबनम खान साहबा, ये तो एक अलहदा इशू है, लेकिन जो मामला हुआ दीमापुर में, क्या और जो मामला चूंकि अब उलट गया है और जो वजारत दाखिला के पास रिपोर्ट भेजी है नागालैंड सरकार ने, वो बिल्कुल अब वो रिपोर्ट उलट गई है। जो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में ये मामला छाया हुआ था, अब किस तौर पर उम्मीद करती हैं आप एक सामाजिक कारकुन के नाते कि सरकार को रिएक्ट करना चाहिए, इकदाम करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कोई केस हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर उसका पकड़ा गया है, उसके चाहे वो बलात्कार के उसमें पकड़ा गया था, उसकी निष्पक्षता से जांच हो, क्या उसने बलात्कार किया है या नहीं किया है, वो महिला कौन थी, जिन उसके साथ रिलेशन क्या थे। आप निष्पक्ष जांच के लिए आपके सामने इस तरीके के बिल्कुल सच्चे खुलासे आएंगे। मुझे लगता है हम लोग जल्दी रिएक्ट करने वाले लोग हो गए। अभी कुछ हुआ नहीं कि हमें जल्दी से उस पर रिएक्ट करना होता है, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो, और अवाम ने इस तरीके की चीज को करके दिखाया है। पुलिस अधिकारी अगर उसको जब आपने उसको पकड़ा तब भी आपके हाथ से कैसे निकाल कर ले गई जनता उसको बाहर, ये सब हमारा प्रशासनिक ढांचा कमजोर है, इसको सख्त करने की जरूरत है। वरना तो एक पुलिस वाला खालिद भाई अगर कहीं खड़ा हो और 500 गुंडे सामने खड़े हो, उसकी वर्दी में इतनी ताकत होती है कि उसकी वर्दी देखकर वो 500 गुंडे थर कांपते हैं। ये कहीं ना कहीं सही आपका ये कह रहे हैं कि सरकार यानी और सिस्टम कमजोर हो चुका है, इस वजह से इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। आप फोन लाइन पर बनी रहिए। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सईद फैसल अली साहब, अब सरकार को इस रिपोर्ट के बाद क्या इकदाम करना चाहिए मरकजी हुकूमत को? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब तो जिसकी जान जानी थी, जान चली गई, उसको तो आप वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, जिस तरह से पुलिस इनइफेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन इनइफेक्टिव रहा, तो उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाइए, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद कीजिए, फिक्स कीजिए कौन लोग थे जिनकी वजह से इस तरह का इतना बड़ा सान्या हो गया कि जेल से एक आदमी को निकाल करके रोड पे ला करके और इस बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया। जब तक कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कीजिएगा, इस तरह के मामले आगे भी हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाए। और दूसरी बात ये कि आजकल जो रह करके कुछ दिनों पे जो कम्युनली सेंसिटिव बातें लोग करते हैं, बयानात देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं परहेज करना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट जो लोग भी देते हैं जिससे कम्युनल माहौल जो है वो चार्ज होता है, उनके ऊपर भी नकेल लगाने की जरूरत है कि फिरकावाराना जो एक सोच है वो सोसाइटी में नहीं पनपे। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह के मामले आगे भी हो सकते हैं। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यानी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर मामले को जिस तरह से कॉमनल रंग दे दिया जाता है और उस हिसाब से फिर जो रिएक्शन होता है अवाम का या लोकल लेवल पे लीडरान का, वो नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होती है। और हम उम्मीद करेंगे कि मरकजी हुकूमत इस रिपोर्ट के बाद, नागालैंड हुकूमत की रिपोर्ट के बाद, इस तरह के सख्त इकदाम करेगी कि ऐसे वाकयात दोबारा पेश न आए। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम खान साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com।